नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एम सुमी वायरिंग लिमिटेड के ऊपर। मदरसन सुमी वायरिंग, मदरसन ग्रुप जो है वो माँ बेटे ने शुरू किया था आज से काफी सालों पहले, और अब जो मदरसन सुमी वायरिंग है वो सुमिटोमो और मदरसन ग्रुप की एक जेवी है जो कि वायरिंग हार्नेस का बिजनेस करती है। इसके ऊपर बहुत टाइम से क्वेश्चंस थे और इन स्टॉक्स पे हम जब बात करते हैं तो आप ध्यान रखते हो कि इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होगी जिन पे आपके क्वेश्चन हो। तो एम सुमी वायरिंग को लेके बहुत से क्वेश्चंस आए थे, आज इसका रिव्यू हो रहा है। जल्दी ही संवर्धना मदरसन का रिव्यू भी करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एम सुमी वायरिंग की। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं किस स्टॉक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। नाम लिखते जाइए, जल्दी से जल्दी नंबर आपका लगेगा। अगर नाम लिखना बंद हो गया तो शायद वो हमारे लिस्ट से बाहर हो सकता है, तो नाम लिखना कंटिन्यू करिए ताकि हमें पता रहे। और जो भी डिस्कशन हो उसे एजुकेशन के लिए लीजिए, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कीजिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद का दिमाग तो है वो तो यूज कर ही सकते हैं। कई लोग कहते हैं सर एडवाइजर होता तो वीडियो थोड़ी देखते। कोई बात नहीं, वीडियो लर्निंग के लिए देखते हैं। एडवाइजर से बात करने के लिए वीडियो नहीं देखा जाता, लर्निंग के लिए देखा जाता है। खुद की भी तो लर्निंग लेनी है। फिलहाल एम सुमी वायरिंग का ये जो है हमारे सामने वीकली चार्ट अवेलेबल है, इसको भी समझेंगे और साथ में फंडामेंटल डिस्कशन भी होगा। चार्ट पे सिर्फ इतना ही है कि स्टॉक अपने हाई से बीच में काफी करेक्ट हुआ। कुछ ज्यादा डाटा है नहीं, रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, अभी रिसेंट में ऊपर थी बट मार्केट का मूड माहौल खराब है। और फेब और मार्च के लिए मैं ऑलरेडी आपको वार्निंग इस वीडियो में दे चुका हूं और सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे भी बताया था कि फेब मार्च में तैयार रहना। बहुत सारे स्टॉक्स में एसएल जाएंगे, मार्केट का एक्सेप्ट कर सकते हो जजमेंट तो ही काम करो, वरना काम ही मत करो फेब मार्च में। सिंपल था, यहाँ पे बताया था। और किन स्टॉक्स को देखना है वो सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि किन स्टॉक्स की आपको लिस्ट बनानी है, कैसे उनको बना सकते हो। तो फेब मार्च में आपको वो होता हुआ दिख रहा है, मार्केट नहीं गिरेगा, स्टॉक्स बुरी तरह गिर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स। कंपनी क्या है? एक जेवी है मदरसन ग्रुप की और सुमिटोमो वायरिंग ग्रुप की, जिन्होंने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। अब ये मार्केट लीडर है वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्रीज के अंदर विद मार्केट शेयर ऑफ 40%। अब यहाँ पे देखोगे तो FY22 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था किसका? संवर्धना मदरसन लिमिटेड का, जहां पर संवर्धना जो मदरसन ग्रुप था उससे यहां पर वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है उसको हटाकर नई कंपनी बना दी गई थी, और जिसके अंदर जेवी बनी है सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम के साथ में, जो खुद क्या है? ग्लोबल लीडर है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वायरिंग हार्नेस कंपोनेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर। तो ये एक जेवी बनी है ताकि कंपनी अपना वर्क स्मूथली कर पाए, और इसको संवर्धना से एक बार अलग कर दिया, कंपनी के दोनों बिजनेस जो अलग अलग स्मूथली रन कर पाए और दोनों बिजनेस पे सेपरेट फोकस हो। अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है। कंपनी क्या कह रही है कि जो टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स है कंपनी के, जो इंडिया में चल रहे हैं अभी ज्यादातर, जिसके अंदर मारुति के ये सारे मॉडल, hyundai, मारुति, टाटा, hyundai, महिंद्रा, hyundai, मारुति, ये सारे जो मॉडल्स हैं इसके अंदर जो है एम सुमी के ही वायरिंग हार्नेस काम में आते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे 10 आउट ऑफ 12 टॉप सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स में एम सुमी की सप्लाई होती है। अगर आप देखेंगे सप्लाइंग टू 2 आउट ऑफ टॉप 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये पैसेंजर व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी कि 2 आउट ऑफ 3, हर 3 में से 2 व्हीकल्स के अंदर कंपनी का जो वायरिंग हार्नेस है वो लगा, यानी कि उसकी सप्लाई एम सुमी के थ्रू ही हो रही है, वायरिंग के थ्रू। सप्लाइंग 2 आउट ऑफ 5, 2 हर 5 में से, यानी 5 अगर 2 व्हीलर जो चल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, उनमें 2 जो होंगे उसकी सप्लाई जो होगी वो इसके थ्रू ही होती है। मतलब उसके लिए वायरिंग हार्नेस की सप्लाई कंपनी ही करती है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इसके लिए डाटा इंटरेस्टिंग है। टॉप इंडिया की जो कार्स है उसके अंदर इसका काम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी है। यानी मान लीजिए आने वाले समय में अगर कंपनी का बिजनेस जो है वो इस टाइप से हो कि यार अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज्यादा चल गए तो भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका तो काम जो वायरिंग हार्नेस से रिलेटेड है वो है, तो इसको कोई वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के थोड़ी फैसिलिटीज की, जो मैं आपको सामने लगाना चाहता हूँ। अभी इसने रिसेंट में 2 प्लांट खोले नोएडा के अंदर, ये तो काफी पुराना हो गया डाटा, अब इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये इसके जो लोकेशंस है वो अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे फैसिलिटीज है इसकी। अगर ध्यान से देखेंगे 26 वायरिंग हार्नेस प्लांट अक्रॉस इंडिया, 26 प्लांट है। प्रेजेंस इन की ऑटोमेटिव क्लस्टर्स, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेटेड फैसिलिटीज इन प्रॉक्सिमिटी टू OEM लोकेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मारुति की लोकेशन है तो यहाँ पर एम सुमी ने अपनी लोकेशन इसके पास में ही एस्टेब्लिश कर रखी है ताकि सप्लाई करने में दिक्कत ना हो। ये इन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है, ऐसा इनका प्लानिंग जो है वो ऑलरेडी हो रखा है, और 26 लोकेशन उसी हिसाब से डिजाइन है, उसी हिसाब से काम यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बेसिक लेवल फंडामेंटल को भी यहाँ पे आपको समझना होगा, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसमें मार्केट कैप को देखना होगा। 28,000 करोड़ की मार्केट। बहुत से लोगों से सुनने को मिला है कि ये स्टॉक 10 गुना हो जाएगा।
बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना मेरा तो हमेशा से रहा है। बाकी देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बताएंगे अभी कि वाकई में हो सकता है या ऐसे नहीं होगा। जो प्राइस चल रहा है वो 64 के आसपास आज का, बुक वैल्यू 3 रुपए के आसपास, स्टॉक का पी काफी ऊपर दिखता है 48 के आसपास, लेकिन आरओसी और आरओई भी काफी गजब है। बट स्टिल ये आरओसी आरओई से ज्यादा पी है, अगर कम होता तो हम कहते हैं अंडर वैल्यूड है, अभी हम फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी है, डेट टू इक्विटी कम है तो कंपनी में वो कोई इशू नहीं। 1 रुपये 32 पैसे के लगभग का जो है वो ईपीएस है कंपनी का, ये हमें ध्यान रखना होगा। 60 रुपए का शेयर है और 1 रुपये 32 पैसे का वो ईपीएस दे रहा है, तो ये भी ठीक ठाक है, खराब नहीं कह सकते आप इसे। अनप्लेज होल्डिंग है पूरी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की, मार्केट कैप टू सेल्स 3.5 टाइम है, और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखो तो 4.5 के आसपास नजर आता है। और ये सारे डाटा जो है इनको हम कंपेयर करते हैं पी के साथ, इंडस्ट्री पी को मिला के, तो 30 के आसपास आती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कंपनी को थोड़ी प्राइसिंग तो ओवर मिली हुई है, ये इसके डाटा से पता चलता है। अब उसके कारण क्या होते हैं वो हो सकता है हमें और आपको बाद में पता चले, मार्केट को पहले से पता हो इसलिए उसने दे रखा हो। इसको हम क्वार्टर रिजल्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कई क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लिए, स्पेशली दिसंबर 2023 का रिजल्ट देखिए और यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। अगर इसको हम कंपेयर करें दिसंबर 22 से, तो रिजल्ट्स देखिए और प्रॉफिट देखिए, तो काफी अच्छी और तगड़ी ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे करी है, जो कि बहुत बढ़िया मानी जाएगी। इसको दिसंबर 21 से कंपेयर करिए यहाँ पे, हालांकि इतना पीछे डाटा लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, 22 और 23 का ही एनफ होगा, क्योंकि पीछे इसकी कोई हिस्ट्री थी नहीं, ये तो अलग बिजनेस था जो मदरसन के साथ में था, संवर्धना के साथ में, अब अलग हुआ है 22 से। तो ये हमें समझना है। यहाँ पे प्रॉफिट्स की कंसिस्टेंसी आप देखिए, प्रॉफिट अच्छे ला रही है कंपनी, हर बार 100, 150, 200, 150 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट आ रहे हैं, तो अच्छे प्रॉफिट होंगे। यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो मार्जिन देख सकते हो आप 10-12% के आसपास इंटेक्ट रहते हैं पिछले कई समय से, इससे ऊपर के नहीं जा रहे। सेल्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन मानना होगा कि सेल्स कंपनी की बढ़ती जा रही है, लेकिन 10 गुना प्राइसिंग होने के लिए सबसे पहले समझिए इस चीज को कि ये सेल्स भी क्या आने वाले, जैसे कई लोग कहते हैं 2 साल में 600 हो जाएगा, तो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर जनरल और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो क्या ये सेल्स यहां से काफी गुना बढ़ जाएगी, और क्या ये प्रॉफिट यहां से कई गुना हो सकते हैं, तब जाके वो 10 गुना की ग्रोथ आती है। ऐसा कुछ ग्राउंड भी होना चाहिए हमारे पास। हवाबाजी करनी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से कहती है कंपनी अच्छी है, ग्रोथ आ रही है, कंसिस्टेंट ठीक है, लेकिन 10-20 गुना वाली कहानी अभी तो फिलहाल कोई नजर नहीं आती है। आगे बात करते हैं P&L की। तो P&L अगर आप देखें 22 में, सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, अच्छा माना जाएगा। सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, ईपीएस की ग्रोथ देखिए अच्छी है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन ये किस परसेंटेज में ग्रो कर रही है वो देखो, लगभग 20-25% CAGR से इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, 20% के आसपास की प्रॉफिट में मुझे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो 20% से ऊपर की ग्रोथ मुझे अभी फिलहाल प्रॉफिट में नहीं दिख रही। तो हाउ कैन वी से कि आने वाले 2 साल में स्टॉक 10 गुना हो जाएगा? इस चीज को आपको समझना होगा। कंपनी खराब नहीं है, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना या हवाबाजी करना, देखो उसमें कुछ सार नहीं होता है, जहां तक मुझे पता है। बाकी देखो जिसको लगता है सार है वो अपने हिसाब से करके देखे भाई। यहाँ पे देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी की शेयर होल्डिंग अच्छी है, लेकिन ये पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई है। FIAs ने भी यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है माल, DIAs ने भी यहाँ पे थोड़ा सा माल अपने आप का हल्का किया है। पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास कुछ ज्यादा माल है नहीं, नॉर्मल सा माल है। 90% होल्डिंग आज भी बड़े प्लेयर्स के पास एज इट इज इंटेक्ट है, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे काफी कम है। बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप देखिए 7 लाख 8 लाख के बीच में आते हैं, तो ये होल्डिंग के रिलेटेड कोई इशू नजर नहीं आता है कि पब्लिक के पास 10% ही है, बाकी सबके पास, बड़े प्लेयर्स के पास अच्छा माल है। तो डेफिनेटली इस स्ट्रॉन्ग में एक अच्छी ग्रिप भी बनी हुई रहती है। आगे बात करते हैं कंपनी के चार्ट पे, क्लियर पिक्चर में वही मिलेगी। लेट्स डू चार्ट में चर्चा। तो अब हमारे सामने चल रहा है एम सुमी वायरिंग का वीकली चार्ट। देखिए इसका कुछ ज्यादा डाटा अवेलेबल है नहीं, वीकली चार्ट पे एक चीज हमें क्लियर पता चलती है, स्टॉक के लिए देखो एक सपोर्ट रेंज हो सकती है, बिकॉज पास्ट में एक रेजिस्टेंस रेंज बनी हुई थी, तो जहां भी स्टॉक आ रहा है वो एक सपोर्ट रेंज हो सकती है, लगभग 64 के आसपास। अब यहाँ पे सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। इसके अगर ऊपर में देखा जाए तो देखो 68 रुपीज, और यहाँ पर 71 के आसपास, 72, 71 के आसपास ये रेजिस्टेंसेज हैं। अगर इसकी ओवरऑल चाल भी अगर आप देखें यहाँ से स्टार्टिंग से, तो काफी स्लो मूविंग स्टॉक है। ये देखिए स्लो मूविंग रहा है स्टॉक की कोई बड़ी चाल रही नहीं है, स्लो मूविंग है, यानी क्योंकि रिसेंट लिस्टेड है तो वो अपना बेस भी बनाने की कोशिश करता है और वहां पे रुकने की भी कोशिश कर रहा है। बट स्टॉक में अभी फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़े मूव की, आइदर साइड, कोई भी साइड में बहुत बड़े मूव की संभावना है फिलहाल तो नजर नहीं आती। लेकिन अभी की डेट में किया क्या जाए वो हमें देखना है। वीकली चार्ट का अगर फिलहाल ट्रेंड देखें तो वीकली चार्ट जो हो रहा है वो करेक्टिव है, अभी क्या है, करेक्टिव मोड में है। ये वीकली चार्ट अभी करेक्टिव है, ये करेक्शन आ रहा है यहाँ से 75 से 64। अब आप देखेंगे ध्यान से कि इसने कितना समय लगाया है 75 से 64 आने में, 1 2 3 4
5 हफ्ते इसने बिता दिए और बहुत स्लो मूविंग तरीके से स्टॉक चलता है, कोई बड़ा यहाँ पे ट्रेंड जो है वो फिलहाल नहीं दिखता है। फिर भी आगे बात करते हैं इसके मंथली चार्ट की और डेली चार्ट की। बाकी इस कंपनी में ज़्यादा बताने के लिए कुछ डाटास है नहीं। देखिए ये मंथली चार्ट हमारे सामने, एक चीज़ बड़े साफ साफ तरीके से यहाँ क्लियर होती है। पहले इस डाटा को हम हटा देते हैं यहाँ से और इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कि स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम यहाँ पे सस्टेन किया है इस मंथली चार्ट पे, तो एक अच्छा साइन होता है। प्लस यहाँ पर सेलिंग प्रेशर को काफ़ी अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे गोट के पिया है कि लाओ भाई जितना भी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के पास सेलर्स बैठे थे, उन सबका सेलिंग प्रेशर इसने गोट के पिया है और यहाँ से ऊपर भी गया। ऊपर जाने के बाद अब करेक्टिव मोड में आ गया शेयर, तो करेक्टिव मोड में आ गया तो क्या हम ये कह दें कि नहीं हम तो मार्केट के जजमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो हमारे ईगो के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे? ऐसा नहीं होता है। मार्केट का जजमेंट हमें क्लियर मिल रहा है कि यहाँ पे अभी नीचे की साइड में है, तो अब इस केस में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? मंथली चार्ट के ऊपर हमें ये पता चल गया, मंथली चार्ट अभी फिलहाल क्या हो रखा है? साइडवेज टू नेगेटिव है, साइडवेज टू नेगेटिव है। तो क्या ये बुलिश चार्ट अभी फिलहाल नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड कैसा है वो समझना है। तो इस चीज को समझिए, जिस प्राइस से इस प्राइस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उस प्राइस पे एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पूरा का पूरा, हुआ कि नहीं हुआ? बताओ हाँ या ना? समझ आ रहा है? यहाँ पर अब इसी का लो जो है लगभग 57 रुपीज, ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों हो जाता है? इसके पीछे का लॉजिक समझो। यहाँ पर जब सेलिंग प्रेशर की कोशिश हो रही थी तो ये प्राइस बार बार संभाल रहा था, यानी जो भी बायर्स थे वो यहाँ पे एक्टिव ज्यादा थे कि इसके नीचे तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब अगर शेयर आफ्टर ब्रेकआउट अगर इसके नीचे आ रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका? कि वो भी वीक हो चुके हैं और यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो चुकी है और बुल्स की जगह यहाँ पे बेयर्स हावी हो चुके हैं। ये सिंपल सा मतलब निकल के आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, 57 के नीचे आने पे चार्ट का एक बार रिव्यू पॉइंट बनता है। क्या बनता है? रिव्यू पॉइंट बनता है कि इस पॉइंट के नीचे हमें रिव्यू करना चाहिए, वापस देखना चाहिए। अब देखिए बहुत से लोग जो है वो रिव्यू नहीं करते, ना कोई वो अब अपनी चीज़ों को वापस संभालते हैं। उनके लिए ये हो जाता है कि हमने ले लिया उसके बाद चल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, अलर्ट रहना पड़ेगा। या फिर एक तरीका आजमा लो कि बस 10 कंपनियां ले ली, छोड़ दिया, 10 साल देखना ही नहीं है, फिर तो उस तरीके से चलो। फिर नीचे आता है तब शेयर में आपको इतनी परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए। तो ये पता चल गया 57 के नीचे वीकनेस आती है। अब इसी चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट पे। फिलहाल का डेली का ट्रेंड देखते हैं, देन बात करते हैं कर क्या सकते हैं आज की डेट में। सो दिस इज डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्लियर नजर आ रहा है कि स्टॉक ने इतने टाइम तक अपना ट्रेंड बुलिश रखा था और ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज का लाइन है इसको रेस्पेक्ट मिला था। ये 58 के आसपास आ रहा है, तो इतना क्लियर हो गया कि 57 58 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे स्टॉक में दिक्कत है, ₹58 57 की आप रेंज कह लो, इसके नीचे स्टॉक में दिक्कत है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर गया। अब अगर इसको तोड़ रहा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है एक बार वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना चाहिए कि अब चार्ट क्या करना चाहता है। बहुत से लोग चार्ट देखना पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। जिसको चार्ट देखना पसंद नहीं है वो नहीं देखे तो ही बेटर है, वो फंडामेंटली काम करे, क्योंकि जो लोग फंडामेंटली बड़ी क्वांटिटी लेंगे वही चार्ट पे आएगी, वो हमें डिकोड करनी होती है। ये हमें पता चला कि अभी ट्रेंड जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ अच्छा है। ये एवरेज आ रहा है 62 के आसपास का, तो ये उसके पास ही आ रहा है। बट हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58 57 का रखेंगे, जहां से मेन जो है बायर्स ने इसको ऊपर की साइड में पुश किया था, ऊपर की साइड मूव दिया था। तो 57 58 की रेंज को हमें अपने माइंड में रखना होगा। आगे बात करते हैं वापस से वीकली चार्ट पे कि रिसेंट की डेट में किया क्या जाए और आज की डेट में हम कर क्या सकते हैं, उस पर बात करना है। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक आता है, आप मोटा मोटी पकड़िए 57 58 की रेंज। इसके नीचे क्या होगा? ये रिव्यू पॉइंट होगा। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे आते ही रिव्यू करना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। ये रिव्यू पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, चाहे किसी से भी हो, कैसे भी हो। समझो इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, पूरा एब्जॉर्ब होकर फिर ऊपर खींच के गया था। तो इसके नीचे अगर स्टॉक आता है तो दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, अवसाद है, सब कुछ आ जाएगा इस लेवल के नीचे। तो हमें रिव्यू करना है। अब आज की डेट में समझते हैं कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे उनके पास क्या क्या ऑप्शन है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो है, हम ये बात करते हैं। अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो होंगे मानो नीचे से, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या? अगर वो लेवल फॉलो करना चाहे तो 57 58 के नीचे आते ही रिव्यू पॉइंट पे डालना चाहिए। बहुत से लोग क्यों नहीं डालते? कारण बताता हूँ। उनको लगता है, जैसे आप समझ लो कि ये स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज़ है, उनको लगता है मेरा स्टॉप लॉस खा के ऊपर भाग गया तो, अरे अगर ऊपर भागेगा तो वापस कोई सेटअप बनाएगा। सेटअप नहीं बना रहा तो इसके ऊपर का एक रेजिस्टेंस देख ले, मान ले 62 है, इसके ऊपर आए तो री एंट्री कर लेना। 3-4% की रेंज आपको मिल जाएगी, 3-4% 5% का लॉस हो जाएगा और क्या होगा? वापस री एंट्री बन जाएगी। लेकिन नहीं समझ आएगी बहुत से लोगों को, क्योंकि नॉलेज प्रॉपर नहीं है और ये सच्चाई है।
भले ही आप इसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, आपकी मर्जी है, बट ये सच्चाई है। रिटेलर को लगता है मेरा एसएल खा के ऊपर भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो क्यों, वापस कोई इंडिकेशन तो देगा, तो री एंट्री कर लेना, पैसे तो आ ही गए, वापस री एंट्री कर सकते हो, 2-4-5 रुपए महंगा मिल जाएगा, और क्या होगा, कम से कम नीचे की गिरावट से बच जाओगे, या फिर टाइम वाइज कंसोलिडेशन से आप बच सकते हो, वो आपकी समझ के ऊपर है। तो ऑलरेडी अगर कोई इन्वेस्टर है जो लेवल फॉलो करना चाहते हैं वो 57-58 का ध्यान रखें। जो लेवल फॉलो नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि यहाँ पे उन्हें बाय ऑन डिप करना है, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो जिनको लगता है बाय ऑन डिप करना है वो अपनी मर्जी से जरूर देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे एक बार रिव्यू करना चाहिए स्टॉक को कि अब स्टॉक में क्या होने जा रहा है। क्या कंपनी खराब है? आंसर इज नो। फंडामेंटल कैसे है, यहाँ पे बात करते हैं। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। टेक्निकल कैसे? टेक्निकल आर नॉट सो गुड राइट नाउ, अभी कुछ टाइम पास वाले हैं, कुछ इंडिकेशंस क्लियर नहीं है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब मेंटलिटी हमें क्लियर करनी होगी कि भाई मैं 57-58 के नीचे आता है, मानो वापस 40 आ जाए तो मैं देख सकता हूँ क्या? अगर मेरा आंसर है नहीं, तो मुझे इसके नीचे रिव्यू करके अगर काटना है तो काटना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, अगर 40 भी आ गया तो मुझे इस कंपनी पे भरोसा है, मेरा विजन है आने वाले 5-10 साल इसको रखने का, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर वो बाय ऑन डिप के हिसाब से जाएगा। अब मेंटलिटी क्लियर नहीं है तो उसका तो क्या इलाज हो? क्या इस स्टॉक में फिलहाल कोई क्विक मूव का इंडिकेशन आ रहा है? आंसर इज नो। फिलहाल कोई क्विक मूव के इंडिकेशंस नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई क्विक मूव का इंडिकेशन कब आएगा? वो आएगा लगभग 72-75 की इस रेंज के ऊपर जाएगा, तब कोई होगा, सोचा जाएगा। आज तक इसने कोई क्विक मूव वाले इंडिकेशंस दिए ही नहीं है, कोई ट्रेड सेटअप बनाया ही नहीं है बढ़िया वाला, तो कैसे हम इसको कह दे कि यार यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है? ऐसा फिलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है, और जब दिखेगा चार्ट पे तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से काम करना है। हो सकता है उस वक्त मैं वीडियो ना ला पाऊँ, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं भी इसको देख पाऊँ, तो आपको अपने सेटअप रेडी रखने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। कोई यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि यार इस डिप को यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? ऑलवेज रिमेंबर, फंडा कैसा है? फंडा इज गुड। टेक कैसा है? टेक कह रहा है कि साइडवेज टू नेगेटिव है, कुछ इंडिकेशन क्लियर नहीं है, तो इतना कंफर्म हो जाता है कि कोई भी फ्रेश इन्वेस्ट करता है तो उसे ये चीज का ध्यान रखना है कि 57-58 के नीचे आने पे वो क्या कर सकता है, वो उसे समझना होगा। फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। बाकी जिसकी मेंटलिटी क्या हो, सेम आंसर होगा कि 40 भी आया तो मैं लेने को तैयार हूं, तो वो 40 भी आया तो लेने को तैयार है, तो फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होती है। तो वन टाइम बाय वाला कोई भी यहाँ पे सेटअप नजर नहीं आता है। क्लियर है? बहुत से लोग पिछले 2 महीने से मुझे कह रहे हैं वन टाइम बाय वाला सेटअप नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मार्केट को करेक्शन करना है, और मैं बार बार कह रहा हूँ मिड स्मॉल जाएंगे, मिड स्मॉल जाएंगे, अब जा रहे हैं ना। अब वन टाइम वाले सेटअप वालों को सबको आंसर मिल रहा है, जिन्होंने वन टाइम में बाय किए, पार्ट्स मिल लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम बाय करा, खत्म कहानी। फिर आपको एसएल रखना ही पड़ेगा, अगर बिना एसएल जा रहे हो तो यही होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वन टाइम बाय कर रहा हूँ, तो मेरा एसएल क्लियर होना चाहिए कि वन टाइम बाय कर रहा हूँ तो मैं एसएल क्लियर रखूंगा, मेरे पर्सनल आपको बता रहा हूँ। लेकिन कोई कहता है कि नहीं मेरे को वन टाइम बाय करना और एसएल भी क्लियर नहीं रखना, तो फिर तैयार रहो, फिर कुटाई भी होगी, टाइम वाइज भी, प्राइस वाइज भी, दोनों के लिए तैयार होना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई हमें कंपनी के समझे कि फंडामेंटल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल भी टाइम पास है, तो यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी है, कोई कंपनी में खराबी नहीं है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, अगर वो नहीं चल रही है, तो मैं वहां पे पैसा डाल रहा हूं, तो मेरी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसमें काफी समय लग सकता है, और इसमें वही पैसा डालूंगा जिसको मैं समय दे सकता हूं। अब वो मेंटलिटी क्लियर नहीं होती, हम सोचते हैं कि क्विक मूव आएगा, उसके चक्कर में बड़ा पैसा लगाते हैं, फिर वो क्विक मूव आता नहीं, तो हम सोचते हैं कि यार मार्केट चल रहा है लेकिन मेरा स्टॉक क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज उसमें कोई क्विक मूव का इंडिकेशन है ही नहीं, तो वो क्यों चलेगा? प्लस कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, तो वो कैसे चल सकता है? ये समझिए इस चीजों को, तो आपकी मेंटलिटी क्लियर होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। क्या यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? आंसर इज नो। यहाँ पे फिलहाल वैसी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सिर्फ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या करके बैठे हैं उनको इस लेवल का जरूर ध्यान रखना चाहिए, इसके नीचे रिव्यू करना चाहिए, इसके नीचे कौन रखेगा उसे रखना चाहिए जो कि इसमें लॉन्ग टर्म बैठ सकता है। अब बात रही 10 गुना की, जैसे देखिए किसी ने हमें मैसेज किया था कि सर ये स्टॉक जो 10 गुना हो जाएगा क्या? तो आंसर इज कि अभी इसके प्रॉफिट्स जो आपने देखे, क्या आपको लगता है कि वो आने वाले समय में 5 या 10 गुना हो जाएंगे साल 1.5 साल के अंदर? मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। तो 10 गुना स्टॉक जो वो हो सकता है, और उसमें टाइम भी काफी लगते हैं, कम से कम 5 से 7 साल का अगर आपका समय हो, 5 to 7 ईयर्स का, तो आप सोचो कि हाँ इसमें 10 गुना का मूवमेंट हो सकता है, और उसमें करेक्शंस भी काफी होंगे, टाइम वाइज भी, प्राइस वाइज भी, तब वो रख सकते हो। वरना आप सोच रहे हो साल भर के अंदर 10 गुना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सपने आपको बेचे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पे आपको सपने बेचे जाते हैं, आप खरीदते हो, फिर कहते हो यार ये मेरे साथ गलत हो गया। हुआ नहीं है, आपके लालच की वजह से ही होता है, कोई दूसरा आपका लॉस नहीं करवाता, आपका लालच ही करवाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 10 गुना वाले सपने को छोड़ो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लो कि कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है। या तो एक सिस्टम बना लो कि मुझे एसएल के साथ चलना है, एसएल के साथ चलना है तो 57 का ध्यान रखो। आपको लग रहा है नहीं एसएल के साथ नहीं रखना भाई, अपने को तो ऐसा है कि ले रखा है नीचे से, अभी ट्रेल कर रहे हैं, तो 57 का ध्यान रखो। आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो अभी लिया नहीं, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, या ले रखा है यहाँ पे, तो भी 57 का ध्यान रखो। अब 57 के नीचे आए तो एडवाइजर के पास जाओ, उससे रिव्यू कराओ। एडवाइजर नहीं है तो खुद रिव्यू करो कि यार इसके नीचे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो सकते हैं।
मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, बहुत से लोग क्यों नहीं रिव्यू करते, उनको लगता है ऐसे आके ऐसे भाग गया तो फिर मेरा तो ऐसा खा गया ना स्टॉक, देखो मैंने बेच दिया और मेरे बेचते ही चल गया। क्यों भाई साहब, यहां से जब वापस ऊपर जा रहा है तो 60 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, वो काट के ही तो ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैंने 57 पे एग्जिट किया और 60 पे री एंट्री कर ली तो मैंने लॉस तो 3 रुपए का ही किया ना, वरना तो होता ही नहीं। और 60 के ऊपर आने के बाद अगेन मुझे एसएल क्या कर देना है, मेरा 57 कर देना है। तो मैं तो उस बच गया ना उस चीज से कि अगर यहाँ से स्टॉक सीधा नीचे आ जाता है या टाइम वाइज कंसोलिडेट करता, तो मैं तो उस चीज से बच गया ना। ये मुझे सोचनी होगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज को समझते हो। चार्ट पे डाटा कुछ अवेलेबल है नहीं, कंपनी फंडामेंटली A1 है, खराब नहीं है, लेकिन 10 गुना वाली एक्सपेक्टेशन खराब है। कंपनी का चार्ट जो है उस डाटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जितना अवेलेबल है उसमें 57 का लेवल इंपॉर्टेंट नजर आता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझा पाऊँ। बाकी देखिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम पे मैं देता रहता हूँ और काफ़ी चीज़ें एजुकेशनल वीडियोस इंस्टाग्राम पे मैं भी डालता हूँ, तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। डिस्क्रिप्शन में आपको वेब एनालिसिस के लिए कॉन्टैक्ट कहाँ करना है उसकी डिटेल मिल जाएगी, अपनी डिटेल मंगा सकते हैं आप वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग, जहाँ 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं। और सीख के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ हम सेटअप जो है मेरे पर्सनल सेटअप वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक्स को फॉलो करता हूँ, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ जो है वो डिस्कस करता हूँ कि फर्स्ट टारगेट आने के बाद कितना % मैं बुक कर लेता हूँ, कैसे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट है तो मैं कैसे राइड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वेब एनालिसिस में। उसके लिए आप वहाँ आइए। अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे और चैनल के डायमंड मेंबरशिप लेके आप Q&A ग्रुप सेशन के हमारे पार्ट बन सकते हैं। और STP चार्ट स्कैनर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको चार्ट पढ़ना आता हो, जो ब्रेकआउट चार्ट पे या रिवर्सल चार्ट को पढ़ के डिकोड कर सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।